नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग एक इस टाइम यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी में जितने भी सॉल्व पेपर आए हैं ज्योग्राफी के उन सबको हम लोग अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो यूथ कंपटीशन की ज्योग्राफी का जो सॉल्व पेपर है, ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को समाहित किया है और इसमें दोस्तों 13,000 प्लस क्वेश्चन है और इसी को हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है दोस्तों उसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इससे एक आइडिया मिलता है हमको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, पैटर्न क्या है, किस इसका लेवल कितना है। तो दोस्तों इसीलिए इस टॉपिक को इसीलिए हम लोग आज एक कंपटीशन का जो सॉल्व पेपर है ज्योग्राफी का उसी को कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में दोस्तों दिया है, पहला सेगमेंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसमें सियाल, सीमा एवं नीफे है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आज पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्थल मंडल का। दिया है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों ये दिया है पृथ्वी की आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन, ग्रही संवर्धन से, रुद्धोष्म संपीड़न से, सूर्य तप से। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से। ठीक है दोस्तों आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य रूप रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दोस्तों जो ऊष्मा जनन का मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थ तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे देखते हैं व्याख्या में। आज से 4.7 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रारंभिक तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ठीक है, आज से 4.7 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रारंभिक तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं। आगे चलकर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा में वृद्धि प्रारंभ हुई। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा में वृद्धि हुई। ठीक, लगभग 4.0 से 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, 4.0 से 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व पृथ्वी के अंतरतम तथा मेंटल का अलगाव हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के अंतरतम तथा मेंटल का अलगाव हुआ होगा, अंतरतम का अलगाव हुआ। ठीक है दोस्तों, जबकि लोहे का तापमान बढ़कर गलनांक को प्राप्त हुआ। ठीक है, जो लोहे का तापमान है बढ़कर गलनांक को प्राप्त हुआ। गलित लोहे के अंतरतम में डूबने से 2×10⁻³ अर्ब गुरुत्व बल ऊष्मा के रूप में मुक्त हुई होगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंतरतम पदार्थों का बड़े पैमाने पर पिघलाव तथा पुनर्गठन होने से विभिन्न मंडलों अंतरतम, मेंटल तथा क्रस्ट, ठीक है दोस्तों, का निर्माण हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस व्याख्या से हम लोग देखें कि इसकी व्याख्या कैसी है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन डी। ठीक है दोस्तों, दिया है क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। जैसे दोस्तों दिया है क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना दोस्तों, तो क्रस्ट की निचली परत, तो क्रस्ट को दो भागों में बांटा जाता है, उसके निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आइए क्वेश्चन दो देखते हैं, इसमें क्या दिया है। दो कह रहा है क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व, जो औसत घनत्व है क्रस्ट की निचली परत की चट्टान, जो क्रस्ट है उसकी निचली परत की चट्टान का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट की जो ऊपरी परत से अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 2 का 3 देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित या मेंटल अवस्था में है। ठीक, गलित या मोल्टन अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, अंतरतम बाह्य अंतरतम कोर क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मुंह असंबद्धता द्वारा होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कि ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक है। तो दोस्तों जैसे क्रस्ट मेंटल कोर 3 परत होती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी है 3 परत होती है, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, 1 2 3, इसको 3 लाइन में काट देते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये इसकी इसको जो परत होती है इसको जो बांटते हैं दोस्तों, जैसे इसको कॉनराड असभ्यता कहते हैं दोस्तों, और फिर इसको मोहो असभ्यता कहते हैं, फिर इसको रेप्टी कहते हैं, फिर इसको रेप्टी कहते हैं, और दोस्तों इसे गुटेनबर्ग कहते हैं, और इसे लेमैन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रस्ट मेंटल कोर दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दिया क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। ठीक, जैसे क्रस्ट है दोस्तों, ये क्रस्ट है, ये निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। अचानक जो भूकंपी तरंग है उनमें अचानक वृद्धि हो जाती है, पर यह क्रमिक नहीं होती है दोस्तों। जैसे अचानक वृद्धि हो जाती है नीचे क्रस्ट 2 होता है ना, एक ऊपरी क्रस्ट एक निचली क्रस्ट, तो निचली जो क्रस्ट है उसमें अचानक भूकंपी वृद्धि हो जाती है, अचानक। ठीक, अचानक भूकंपी वृद्धि हो जाती है, भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है, पर यह क्रमिक नहीं होती। ठीक है, ये क्रमिक नहीं होती, जो क्रम से आए 1 2 3 4 5 ऐसे जो होता है दोस्तों, वो क्रम से नहीं होता है, तो क्रमिक नहीं होती, क्योंकि ऊपरी मेंटल में जो ऊपरी मेंटल है उसमें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपी तरंगों की गति मंद पड़ जाती है। ठीक, जो मेंटल है दोस्तों, ऊपरी मेंटल, वहाँ पे दोस्तों क्योंकि स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर की, जहाँ इसमें जो तरंगे होती हैं, यस तरंगे, ये इसमें आकर लुप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो सॉलिड में चलती है, ये लिक्विड में चल नहीं सकती, तो ये लुप्त हो जाती है, इसलिए मंद पड़ जाती है। इस भाग को निम्न गति मंडल कहते हैं। अतः कथन ये असत्य है। क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का, ठीक है दोस्तों, क्रस्ट की जो निचली परत चट्टानों का, चलिए दोस्तों इसको व्याख्या देखते हैं। घनत्व 3 होता है। ठीक है दोस्तों, 3.0 होता है। जो क्रस्ट है ये, उसके नीचे इसका एक घनत्व कितना होता है, 3.0 होता है। ठीक है, 3.0 है, निचले की बात कर रहा है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 होता है, ऊपरी का दोस्तों 2.8 होता है। ठीक, 2.8 होता है, 2.8 होता है।
ऊपरी का दोस्तों 2.8 निचले का 3 होता है। ठीक है दोस्तों, अतः कथन 2 सत्य है। इसका मतलब कथन 2 सही है, सत्य है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बाह्य आंतरतम का विस्तार, जो बाह्य आंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 1550 5150 किलोमीटर है, यानी 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। ठीक है दोस्तों, जो अंतरतम कोर है, जो कोर की बात कर रहा है दोस्तों, अंतरतम बाह्य अंतरतम का विस्तार, जो अंतरतम का मतलब दोस्तों इसको क्रोड कहते हैं, क्रोड। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना दोस्तों, उसी की बात कर रहा है। तो दोस्तों क्योंकि इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको अंतरतम को 2 भागों में बांटा गया है ना, ये है। तो इधर ये हो जाएगा ऊपरा अंतरतम यानी निचली अंतरतम। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो है दोस्तों 2900 से 5150 किलोमीटर होती है, ये बाह्य अंतरतम में। फिर 5150 से लेके 63-71 किलोमीटर ये पाई जाती है, ये मतलब ये बाह्य अंतरतम है और अंतरतम आंतरतम है। ठीक है दोस्तों, जो अंदर की जो है। ठीक है दोस्तों, अंदर। ठीक है, तो वो कह रहा है दोस्तों 51 पाई जाती है। इस मंडल में भूकंपीय यश लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, ये जो मंडल है उसमें भूकंपीय लहर नहीं प्रविष्ट हो पाती। ठीक है, क्रोड में अंतरतम बाह्य ऊपरी, मतलब यह मंडल तरल अवस्था में है। जो ये वाला बाह्य है दोस्तों, ये तरल अवस्था में है, बाह्य अंतरतम तरल अवस्था में है। इस तरल अवस्था में है दोस्तों, अवस्था में है। इस प्रकार कथन 2 सत्य है। पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम की सीमा का निर्धारण गुटेन असंबद्धता के सहारे होता है, ये असत्य है। ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में असभ्यता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग देखते हैं, ये जो असभ्यताएं असंबद्धता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दिया है दोस्तों कोनराड असभ्यता। ठीक है दोस्तों, कोनराड असभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है, 1-2 लाइन खींच लें, इसमें 3 लाइन वो कर दें और खींच दें, तो इससे दोस्तों पता चल जाता है इसको कोनराड असभ्यता, इसे KMR जैसे ट्रिक से करते हैं दोस्तों। ठीक, अगुल दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार इसको हम लोग देखते हैं। जैसे कोनराड असंबद्धता, जिस ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य, तो ये दोस्तों ये ऊपरी क्रस्ट हो गया और ये निचली क्रस्ट हो गया, तो इनके बीच जो आ गया कोनराड असभ्यता हो गई। ठीक है, अब दोस्तों आइए देखते हैं, दिया है मोहरोविक असभ्यता। मोहरोविक, ये दोस्तों पृथ्वी है। ठीक, 1-2, ठीक 1-2। ठीक है दोस्तों, ये 1-2-3-4, इसको दोस्तों यहाँ मान दो। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये क्रस्ट तो हो गया, अब मेंटल दिया है, मेंटल। ठीक है, तो मेंटल को कौन विभाजित कर रहा है, मेंटल है दोस्तों ये, तो ये मोह सभ्यता है। ठीक है, मोह सभ्यता, तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोह सभ्यता विभाजित करती है। देखिए दोस्तों यहाँ दिया है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोह सभ्यता विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, रेप्टी असंबद्धता, जो रेप्टी असंबद्धता होती है, तो दोस्तों यहाँ रेप्टी हो गया, तो निचला मेंटल और ऊपरी क्या क्रस्ट नहीं मेंटल, ऊपरी मेंटल। ठीक है दोस्तों, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य रेप्टी पाई जाती है दोस्तों, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य रेप्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और आइए दोस्तों देखते हैं गुटेनबर्ग, निचली मेंटल और बाह्य कोर के मध्य गुटेनबर्ग पाई जाती है। और लेमैन दोस्तों बाह्य और आंतरिक कोर के मध्य जो होता है उसको लेमैन कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसको हम लोग एक बार ऐसे देखते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं। तो ये जो 5 असंबद्धताएं हैं, असंबद्धता, उसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। जैसे ट्रिक है दोस्तों, इसकी ट्रिक है कमरे गुड़, कमरे में गुड़। ये जो मैं दोस्तों इसको
हटा सकते हैं। कमरे में गुल, या दोस्तों एक और ट्रिक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कमर कमर जी यर, कमर जियर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था क्या है? पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है दोस्तों, ये तो ठोस अवस्था में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी दोस्तों यहाँ देखें हम लोग कि ये पृथ्वी है, ठीक, 1 2, ठीक है। तो एक केंद्रीय भाग है जो इसका, ये इधर ऊपर वाला जो कोर का ऊपरी भाग, ये तो पिघला हुआ है, ये लिक्विड अवस्था में है। लेकिन ये कोर का जो होता है केंद्रीय भाग, ये तो ठोस अवस्था में है। अभी देखें दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में हम लोग देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दिया है दोस्तों, पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था ठोस है। ठीक, केंद्रीय भाग की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये ठोस है। पूछ देगा दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोण की केंद्रीय अवस्था कैसी है, तो ठोस अवस्था है। पृथ्वी के अंतरतम का विस्तार जो है दोस्तों, पृथ्वी के अंतरतम का विस्तार 2900 से 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, कितना दोस्तों? अब दोस्तों कोण है, ये कोण का ये 2900 से ये 6371 किलोमीटर पाया जाता है। इसी को दोस्तों बांट देते हैं, ये बीच वाला भाग होता है जो 5150 किलोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। बाह्य आंतरतम और आंतरिक आंतरतम। ठीक है, आंतरिक आंतरतम और बाह्य आंतरतम दो भागों में बांट देते हैं इसको ना। ठीक है, क्रोड़ को दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़। अंतरतम का मतलब दोस्तों ये क्रोड़ ही होता है। ठीक है, क्रोड़, ठीक है, उसी को अंतरतम कहते हैं। जैसे लिया है, बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर गहराई के मध्य पाई जाती है। ठीक है, ये बाह्य अंतरतम की बात कर रहे हैं। इस भाग में यस लहरें प्रविष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि ये भाग होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, अतः यह मंडल तरल अवस्था में होता है दोस्तों, तरल कह लें या लिक्विड कह लें। ठीक है, तरल अवस्था में होता है। जबकि 5150 से 6371 किलोमीटर तक का केंद्रीय भाग या अंतरतम ठोस अवस्था में है। अतः ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व दोस्तों दिया है, इसका घनत्व 13.6 है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण मुख्यतः निकिल और लोहे से हुआ है। जो इसका निर्माण है दोस्तों, मुख्यतः निकिल और लोहे से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभमंडल को वर्णित करता है? दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्तंभमंडल को वर्णित करता है? ठीक है, तो स्तंभमंडल को दोस्तों ऊपरी तथा निचला मेंटल, भूपटल एवं क्रोण, और भूपटल एवं ऊपरी मेंटल और मेंटल व क्रोण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्तंभमंडल को कौन वर्णित करता है? तो स्तंभमंडल जो दोस्तों ऊपर वाला भाग होता है वही तो करता है, भूपटल एवं ऊपरी मेंटल, ये दोनों ये स्तंभमंडल को वर्णित करते हैं, भूपटल व ऊपरी मेंटल को। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे भूपर्पटी है और ऊपरी मेंटल भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी मोटाई है जो 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार, जो निचला मेंटल है का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। इसका निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। ठीक, यह ठोस अवस्था में है। भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। जो पृथ्वी है को सबसे बाहरी भाग भूपर्पटी कहलाता है। ठीक है, सबसे बाहरी भाग भूपर्पटी सबसे बाहरी भाग है।
ये बहुत भंगुर भाग है, ठीक, जिसमें टूट फूट की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें टूट फूट की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है, ऊपर पट्टी में प्रवृत्ति पाई जाती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। जैसे महासागर है, ठीक, महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, ठीक, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। इसकी औसत मोटाई, महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। अब ऐसे पूछ देगा दोस्तों ना आपसे कि जो भूपर्पट्टी है, ठीक, भूपर्पट्टी महासागरों में इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर, महासागर के बाद महाद्वीपों में 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक। भूगर्भ में पर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। भूगर्भ में, भूगर्भ मतलब क्या? पृथ्वी के नीचे भाग में पर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, ठीक, मेंटल कहलाता है। यह मुंह अशांति से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है, ठीक है, 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग में दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं, ठीक, मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो दोस्तों आइए, एक पूछा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो जो स्थल मंडल को वर्णित करेगा दोस्तों, भूपर्पट्टी, भूपटल प्लस ऊपरी मेंटल, ठीक है दोस्तों, ऊपरी मेंटल है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये दोस्तों इस पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में दिया है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, देख ही लेते हैं इसकी व्याख्या दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्रस्ट दिया है, ठीक है, ये मेंटल है, तो ऊपरी मेंटल है, आइए निचला मेंटल है, ठीक, और ये बाह्य कोण है और ये आंतरिक कोण है, ठीक है दोस्तों। इसकी जैसे दोस्तों पूछ देगा कि ये मेंटल दिया है 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल होता है, ठीक, मेंटल दिया है। और इसी मेंटल को भी दो भागों में बांट दिया गया है। तो 200 से 700 मेंटल को ऊपरी मेंटल कहते हैं और बीच वाले भाग को निचले मेंटल कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे दिया है 30 से 0 से 30, ये दोस्तों क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट दिया है दोस्तों 0 से 30 किलोमीटर क्रस्ट है। और 30 से 200 किलोमीटर दोस्तों ये इसी में एस्थेनोस्फीयर है दोस्तों, ठीक है, इसी में 30 से 200 किलोमीटर में एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों कॉनराड सभ्यता, मोहो सभ्यता, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेमैन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। और आइए दोस्तों हम लोग इसकी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह पृथ्वी की नीफे परत में किन तत्वों की प्रधानता है? नीफे में दोस्तों किसकी पूछ रहा है? तो नीफे, ठीक है दोस्तों। नीफे में किसकी प्रधानता है? नीफे में तो निकिल और लोहे, ठीक है दोस्तों, निकिल और लोहा है, ठीक है दोस्तों। तो नीफे में परत में किसकी प्रधानता है? निकिल और लोहे की, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। व्याख्या बहुत ही जरूरी है दोस्तों, हाँ, क्योंकि व्याख्या से ही क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। जैसे दोस्तों दिया है पृथ्वी की नीचे परत में निकिल और लोहे तत्वों की प्रधानता है, ठीक है दोस्तों, लोहे तत्वों की प्रधानता है, ठीक है, लोहे तत्वों की प्रधानता है। रासायनिक संगठन के आधार पर एरोस्ट्रेस ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। और दोस्तों पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे कि रासायनिक संगठन के आधार पे, इसके रासायनिक संगठन के आधार पे एरोस्ट्रेस ने पृथ्वी को 3 भागों में विभक्त किया, ठीक। तो रासायनिक संगठन के आधार पे पृथ्वी को 3 भागों में किसने विभक्त किया दोस्तों? एरोस्ट्रेस ने 3 भागों में विभक्त किया, ठीक है दोस्तों, जिसमें सियाल, सीमा, नीफे है। तो सियाल
SiAl, यानी कि परतदार शैलों के नीचे सियाल की परत पाई जाती है, परतदार शैलों की। इसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। ठीक है, सियाल की जो सियाल है जो दोस्तों, ये किससे बनी है? ग्रेनाइट से। ठीक, सियाल ग्रेनाइट से बनी है। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, सिलिका और एल्युमिनियम है दोस्तों, इसकी प्रधानता होती है। ठीक है, अब दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन सीमा के बारे में। ठीक, अब दोस्तों पूछ सकता है कि जो सिलिका है, सियाल, जो सियाल है, ये किस चट्टान की बनी है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान की बनी है। इतना दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेनाइट की, सी गे। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट की बनी है सियाल। सीमा के बारे में देखते हैं दोस्तों। सियाल के नीचे स्थित परत को सीमा कहा जाता है। पहले सियाल हो जाएगा दोस्तों, फिर इसके नीचे सीमा हो जाएगा। इसकी रचना बेसाल चट्टानों से हुई है। सीमा की रचना बेसाल से हुई है। यह मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों से बना है। ठीक है दोस्तों, सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों से बना है। ठीक है, और सियाल फिर यह है दोस्तों, यह सीमा के नीचे स्थित पृथ्वी की तीसरी अंतिम परत होती है। इसमें निकिल और फेरस पाए जाते हैं। फेरस यानी कि लोहा पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। पृथ्वी या अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है ज्वालामुखी द्वार से, घनत्व, दाब एवं ताप से, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे सटीक अभ्यंतर के बारे में, अभ्यंतर मतलब दोस्तों क्या, पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में जो सबसे अंदर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है दोस्तों भूकंप से। ठीक है दोस्तों, भूकंप से पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में, पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। तो सबसे सटीक प्रमाण भूकंप द्वारा मिलता है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में एक सबसे बारे में सटीक जानकारी भूकंप विज्ञान से मिलती है। इससे भूकंप विज्ञान से मिलती है। ठीक है दोस्तों, भूकंप विज्ञान एक ऐसा अप्रत्यक्ष साधन है। ये अब दोस्तों भूकंप के बारे में बोल दी तो कौन प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? तो भूकंप अप्रत्यक्ष साधन है। ठीक, भूकंप अप्रत्यक्ष साधन है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बारे में जानकारी मिलती है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगाना संभव है। ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगाना संभव है। इस विज्ञान में भूकंप की लहरों को सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके भूकंप के आधार पर पृथ्वी के 3 भागों में, 3 मंडलों में विभक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों 3 भागों में इसको बांटते हैं। स्थल मंडल, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में इसको बांटते हैं। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गुरुमंडल 2780 किलोमीटर, 2780 किलोमीटर। ठीक, सही पूछ रहा है। स्थल मंडल 100 किलोमीटर। उत्ताप मंडल, ठीक है दोस्तों, उत्ताप मंडल के बारे में दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सही है। तो आइए दोस्तों ऑप्शन इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी 1 या 2 सही है। ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी 2 सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 2 सही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29%
है, जो स्थल मंडल है, संपूर्ण जितना भी पृथ्वी है स्थल मंडल का, उसमें दोस्तों 29% भाग स्थल मंडल है, और जो दोस्तों जो जितना भी बच रहा है 71% भाग उसमें जल है। पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। ठीक, पृथ्वी है जो ये, इसके अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। ऊपरी मंडल को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी मंडल को, इसकी मोटाई 30 से 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, 30 से 100 किलोमीटर होती है। इसकी मोटाई महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों में कम होती है। जो क्रस्ट है दोस्तों, ठीक, भूपर्पटी या क्रस्ट, ये इसकी मोटाई क्या होती है, महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों में कम होती है, महासागर में कम होती है। ठीक है, यानी कि महासागर में कम होती है, महाद्वीप में ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी के निम्नलिखित में से कौन सी परत बाहर से अंदर की ओर क्षयीकरण है। ठीक है दोस्तों, बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ से या ऐसे आना है। कि क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर होता है दोस्तों, जो सभी को पता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की, भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी को परत से बाहर, पृथ्वी को बाहर से अंदर की तरफ 3 परतों में विभाजित किया जाता है, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। औसत रूप से, किस औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है दोस्तों। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व है दोस्तों 5.5। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है, ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार सेल का बना है। जो पृथ्वी है, ऊपरी भाग क्या है, परतदार सेल का बना है। ठीक है, जिसकी औसत मोटाई, जो इसकी औसत मोटाई 1 किलोमीटर के लगभग है। ठीक, 1 किलोमीटर के लगभग है। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार सेल है, परतदार जो लेयर पाई जाती है। ठीक, इसकी औसत मोटाई 1 किलोमीटर लगभग पाई जाती है। ठीक, कहीं कहीं पर यह मोटाई कई किलोमीटर है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार एवं अथवा स्फटिकीय सेल की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व कहीं पर 3.00 ग्राम घन सेंटीमीटर है, तो कहीं 3.5 घन सेंटीमीटर है। परंतु समस्त पृथ्वी की औसत घनत्व 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के लगभग है। ठीक है दोस्तों, इस आधार पर यह इसका निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेमी से अधिक होगा। ठीक, साधारण तौर पर यह घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। पृथ्वी के अंतरतम भाग का अत्यधिक घनत्व वह वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी के अंतरतम यानी कि जो केंद्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। बहुत दबाव के कारण, जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है क्रोड़, वहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे इसका घनत्व 13 कुछ है दोस्तों। ठीक, 13 कुछ है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वी चार्ट बुटेन और सभ्यता निम्नलिखित में से इसके बीच है। बुटेन और सभ्यता के बारे में कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक अभी बताए थे कि कमर जी यल, ठीक, कमर जी यल। तो बुटेन की बात हो रही है, तो यहाँ चौथे नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, ठीक, चौथे निचली मेंटल तथा ऊपरी कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक, कोर की बात कर रहा हूँ, निचला मेंटल, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक, तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको नहीं समझ में आए, तो ऐसे आप करिएगा। ठीक, 2 लाइन खींचिए, फिर 1 लाइन और खींचिए। ठीक,
3 लाइन और बना दीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये तो हो जाएगा दोस्तों क्रस्ट मेंटल, ठीक, क्रस्ट मेंटल कॉमर जी एल, ठीक है दोस्तों। ये 5 वर्ड है दोस्तों, यहाँ लिखने में थोड़ा सा हो रहा है दोस्तों, एक बार फिर से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है, ठीक, इसको 5 भागों में बांट देते हैं। ये तो क्रस्ट हो जाएगा दोस्तों, इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं, और इसको क्रस्ट मेंटल कोर कहते हैं, ठीक, कोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोर हो जाएगा। तो दोस्तों कोर जो हो रहा है, हम देखिए यहाँ पे, ये तो क्रस्ट हो गया, फिर इसमें क्रस्ट है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये दोस्तों एक लाइन हो गया, ठीक, एक लाइन ही हो गया, एक लाइन ही हो गया। तो चौथा जो है दोस्तों, जी, जी देखना है, जी कहाँ आ रहा है दोस्तों, यहाँ, यानी कि ऊपरी कोर, ऊपरी कोर, ठीक है, और निचला मेंटल। तो दोस्तों ये सही होगा इसका, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों एक बार इसको फिर से हम लोग देखते हैं। ऊपरी मेंटल मोह सभ्यता से 1000 किलोमीटर की गहराई तक का, निचली मेंटल 1000 मीटर से 2900 किलोमीटर गहराई तक विस्तृत है, ठीक। अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी कि 3771 किलोमीटर तक है, ठीक। अंतरतम यानी कि कोर की बात कर रहे हैं। निचले मेंटल और बाएं कोर मध्य एक अजरता पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग कहा जाता है, ठीक है। इस सीमा यानी कि सभ्यता के सारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन तथा लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, ठीक। और दोस्तों कह रहा हो जाती है, और नीचे जाने पर यह घनत्व 12 से 13 तथा केंद्र में 13.6 होता है, ठीक, केंद्र में 13.6 हो जाता है। इस तरह अंतरतम का घनत्व मेंटल के घनत्व से 2 गुना अधिक है, परंतु इसका आयतन जो होता है समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% है, ठीक है दोस्तों, इसका आयतन, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्वरूप दिया देख लेते हैं एक बार। क्रस्ट दिया है दोस्तों, क्रस्ट 0 से 30, ऊपरी मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है दोस्तों। ये मेंटल ही है दोस्तों, ये पूरा मेंटल है, ठीक। इसी को 2 भागों में बताया, ऊपरी मेंटल, क्रस्ट मेंटल, ठीक। और क्रस्ट हो गया मेंटल। अब ये कोर है दोस्तों, ये कोर है, ठीक। 2900 से 1700, 3771 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों इसको हम लोग बांटते हैं। एक गुटेनबर्ग यहाँ है, ठीक, गुटेनबर्ग, इसको यहाँ बांटते हैं दोस्तों। गुटेनबर्ग यहाँ निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल को गुटेनबर्ग कहते हैं, 2900 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग 11वां क्वेश्चन 11 देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी कोर तथा निचले कोर मध्य सभ्यता पाई जाती है। तो दोस्तों कोर की बात करें, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, ये हो गया, ठीक। कोर 2900 से कितना है, 3771 किलोमीटर, ठीक। तो इसको भाग में बांट दो। तो दोस्तों ये हो जाएगा, सबसे लास्ट है तो कमर जी एल, यानी कि लेमन सभ्यता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य स्थित लेमन सभ्यता कहलाती है, ठीक है दोस्तों, लेमन पाई जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले असंबद्धताएं इस प्रकार हैं। कोर्नाट, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ठीक है। मोहोरोविक असभ्यता, निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को मोहोरी कहते हैं। रेप्टी, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को रेप्टी कहते हैं। गुटेनबर्ग, निचले मेंटल और बाएं कोर को गुटेनबर्ग कहते हैं। लेमैन को जाने जाए, बायो आंतरिक कोर को के मध्य को लेमैन कहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। लेमैन सभ्यता के बीच पाई जाती है दोस्तों, अभी देखे हैं,
ठीक है, आंतरिक कोर एवं बाह्य कोर। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है 12 का। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। लेमैन असभ्यता आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच पाई जाती है। यह विभाजन सीमा 5150 किलोमीटर से गहराई पर निश्चित की गई है। इस प्रकार बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। ठीक है, इस मंडल में, ये जो मंडल है, भूकंपीय यश लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तरल अवस्था में है। ठीक, तरल अवस्था में है, नहीं हो पानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस मंडल में भूकंपीय प्रविष्ट नहीं हो पाती, अतः इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। ठीक, अब कह रहा है दोस्तों 5150 किलोमीटर से 3771 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरतम के अंतर्गत आता है, जो ठोस अवस्था में है। अतः इसका घनत्व 13.6 ग्राम घन सेमी है। ठीक है दोस्तों, अंतरतम कह रहा है 13.6 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक, सत्य के बारे में पूछा है। स्टेनोस्फीयर आंशिक पिघला हुआ है। ठीक, आंशिक पिघला हुआ है। पृथ्वी का कोर निकेल व किससे, लोहे से निर्मित है, क्रोड जिसको निफी कहते हैं। ठीक, पृथ्वी का भूपृष्ठ अधिकांश मैग्नीशियम से निर्मित है। भूपृष्ठ मैग्नीशियम से निर्मित है। पृथ्वी का अधिकतर भाग मेंटल का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पूछ रहा है असत्य है, तो असत्य तो यही है, क्योंकि ये आंशिक पिघला, ये भी सही है, ये भी सही है, और पृथ्वी का अधिकतर भाग मेंटल का, सही बात है। देखिए मेंटल है दोस्तों, कम से कम 53% भाग तो मेंटल ही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें क्वेश्चन के हिसाब से पृथ्वी का भूपृष्ठ अधिकांश सियाल या सिलिका ये एल्युमिनियम से निर्मित है, और एल्युमिनियम से निर्मित, अतः कथन सी गलत है। ये सोने स्पिन पदार्थ अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं, एक अर्ध तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मेंटल की मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास यानी कि कितना, 6371 किलोमीटर के आधे से कम है। कितना, 6371 किलोमीटर से कम है। परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का, देखिए दोस्तों दिया है, पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में व्याप्त है, यानी कि मेंटल बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों यहाँ देखिए, पृथ्वी के कोर को नीचे कहते हैं, अतः निकल लोहे से धातु। ठीक है, मेंटल का निर्माण सीमा अतः सिलिका या मैग्नीशियम से हुआ है। सीमा का, मेंटल को सीमा कहते हैं। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से बना। ठीक, सीमा मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेंटल सियाल सीमा लिखे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को परीक्षण करें। इसमें आंशिक पिघला है, ये भी सही है। लिथोस्फीयर की मोटाई 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। क्रस्ट नहीं। पृथ्वी का कोर या कोर मुख्यतः मैग्नीशियम बना है, ये तो गलत है, यानी कि डी जिसमें जिसमें गलत है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि सी सही है। ठीक, डी गलत है, बाकी सभी सही है। फिर महाद्वीपीय क्रस्ट यानी मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृथ्वी, क्वेश्चन इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का कोर मुख्यतः निकेल व लोहे से निर्मित है। यह पृथ्वी की आंतरिक परत है। पृथ्वी की जो आंतरिक परत है इसे बैरी स्फीयर भी कहा जाता है। ठीक, जो आंतरिक परत है उसको बैरी स्फीयर भी कहते हैं दोस्तों, आंतरिक परत को। ठीक है,
जो कोर 2900 किलोमीटर से 51-50 किलोमीटर गहराई तक तरल अवस्था में है। यानी कि ये जो कोर है इसकी 2900 किलोमीटर है से 63-71 किलोमीटर के पाया जाता है। इसको भाग दो बांट में, तो 51-50 किलोमीटर दो भागों में बांटता है कोर को। तो ऊपरी जो कोर है, ये ऊपरी कोर बाय कोर जो कहते हैं, जिसको ऊपरी कोर या बाय कोर, ये तरल अवस्था में है। ठीक, तरल अवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये तरल अवस्था में है, यहाँ यह तरंगे नहीं चल पाती। ठीक है, और जो निचला है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का मुख्य तत्व है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की जो परत है, मुख्य तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक, 46.5 कुछ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऑक्सीजन पृथ्वी परत का एक मुख्य तत्व है। अब संपूर्ण पृथ्वी के बारे में पूछ देता एक तत्व तो लोहा हो जाता। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन कितना है? 46.8%, सिलिकॉन 27.7। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम 8.1, लोहा 5% है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है। ठीक, ऑक्सीजन क्रस्ट पाए जाने वाले जो क्रस्ट है, पाए जाने प्रमुख तत्व। क्रस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्रस्ट पाए जाने प्रमुख तत्व ऑक्सीजन 46.8 ऑक्सीजन हो गया। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना? 27.7 ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया। एल्युमिनियम 8.1%, फिर लोहा 5%। ठीक है दोस्तों, OSAL। ठीक है, तो वो साल इसके ट्रिक है। ठीक, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा 46.8%, 27.7%, 8.1%, लोहा 5.0%। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कॉनराड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किनके बीच पाई जाती है? ऐसा वर्ड बना के देता है ना, क्या बताया जाए। कॉनराड, कॉनराड कह रहा है दोस्तों, तो ये सियाल और सीमा, बाहरी और भीतरी कोर, और सीमा और नीचे, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है दोस्तों, ये कह कॉनराड के बारे में। तो कॉनराड दोस्तों पहली बात तो ये जाने जो ऊपर ही सबसे ज्यादा, जिसको कमर GEL इसके ट्रिक है दोस्तों। तो कॉनराड तो ऊपर ही पाया जाएगा, तो ऊपरी और बाहरी कोर तो नीचे हो जाएगा। कट सीमा और नीचे भी नीचे हो जाएगा। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल दोस्तों, तो मेंटल हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ऊपरी और निचला की बात कर रहा है। तो बचा है सियाल और सीमा ही है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कॉनराड विषमता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के मध्य पाई जाती है। ठीक, ऊपरी क्रस्ट और निचली, जबकि ये विकल्प नहीं था, इसलिए आयोग ने नजदीकी विकल्प सियाल और सीमा का सही उत्तर माना। ठीक, अगर क्रस्ट पूछ दे रहा है दोस्तों क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट को कौन बांटता, कॉनराड को कौन बांटता है, अगर ये सब नहीं दिया है तो सियाल और सीमा दिया है, तो सियाल सीमा को ही लगाना है। मोह विच्छिन्नता क्रस्ट और मेंटल के बीच, रेप्टी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच पाई जाती है। ठीक है, रेप्टी जो होती है दोस्तों ऊपरा मेंटल और निचले मेंटल के बीच पाई जाती है। गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोन के बीच पाई जाती है, मेंटल और क्रोन के बीच पाई जाती है। और लेमन बायकोर और आंतरिक कोण की पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित है। कोर की बात कर रहा है दोस्तों, तो कोर तो लोहे से बना है, जिसको कहते हैं निफे, निकिल और फेरस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा था पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे जो पृथ्वी है, ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे
कोर मुख्य रूप से लोहे से निर्मित है। ठीक, मेंटल के नीचे कोर, कोर जो है लोहे से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। ठीक, कोर जो है इसमें इसे एवं इसे बैरी स्फीयर कहा जाता है। अब दोस्तों पूछ दे कि बैरी स्फीयर किसको कहते हैं, तो कोर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोर को बैरी स्फीयर कहते हैं। ठीक, अतः मुख्यतः लोहा और निकिल द्वारा निर्मित है, अतः इसे नीचे भी कहा जाता है, नीचे भी कहा जाता है। यह परत 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। ठीक, जो कोर थी 2900 से लेके 6371 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक, इसको बांटता कौन है, लेमैन असफलता बांटती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भूप्रपटी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सा है, तो सिलिकॉन। ठीक, अभी दोस्तों हम लोग देखे हैं भूप्रपटी की बात कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कितना था 46.8%, और सिलिका दिया है दोस्तों, सिलिकॉन दिया है 27.72%, तो ये ऑप्शन बी सही है। और दोस्तों एल्युमिनियम दिया है 8.1%, और लोहा दिया है दोस्तों 5%। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए इसको व्याख्या देख लेते हैं एक बार फिर। भूप्रपटी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा 27.72% होती है। फिर पाए जाने वाले क्रस्ट पर पाए जाने वाले मुख्य तत्वों प्रतिशत है, कितना है 46.8% ऑक्सीजन है, 27.7% सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है दोस्तों 8.1%, और लोहा है दोस्तों 5%। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मंडल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रपटी भ्रमण करती है उसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी की जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रपटी प्लवन करती है, यानी कि प्लवन मतलब दोस्तों तैरती है। ठीक, तैरती है तो कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, गुरुमंडल यानी कि बेरिस्फीयर। गुरुमंडल को दोस्तों बेरिस्फीयर कहते हैं, मेसोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, एस्थेनोस्फीयर। इसको इसको दोस्तों एस्थेनोस्फीयर कहते हैं दोस्तों, ये ज्वालामुखियों का घर होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी के विस्फोट से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, तो इसी पे जो पृथ्वी तैर रही है। ठीक है दोस्तों, इसकी मोटाई दोस्तों 100 से 200 किलोमीटर के बीच में ये पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है, भूप्रपटी का। इसके ऊपर मेंटल पाई जाती है, और मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर मंडल कहा जाता है, जिसके ऊपर भूप्रपटी प्लवन करती है। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्घटना मंडल से भूकंप की उत्पत्ति भी होती है, दुर्लभ मंडल से भूकंप की भी उत्पत्ति होती है। गुरुमंडल या बेरिस्फीयर 2800 किलोमीटर के केंद्र तक पाई जाती है। ठीक, 2800 किलोमीटर केंद्र तक पाई जाती है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंग है, जिसमें निकिल निकिल व फेरस की मात्रा पाई जाती है, निकिल और फेरस की। मेसोस्फीयर वायुमंडल के मध्य परत को कहते हैं। ठीक है, तो मेसोस्फीयर जो है दोस्तों वायुमंडल और उसकी मध्य परत को मेसोस्फीयर कहते हैं, जबकि हाइड्रोस्फीयर का अर्थ जलमंडल से लगाया जाता है, जिसे महासागर और महासागरीय संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो पृथ्वी जिसपे यानी क्रस्ट जिसपे तैरती है पृथ्वी की, उसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गुटेनबर्ग असत्यता इसके बीच पाई जाती है, गुटेनबर्ग दोस्तों। तो दोस्तों गुटेनबर्ग कमर्जियल जीएल चौथा पे आ रहा है दोस्तों, तो ये तो प्रॉपर्टी में प्रवार, तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा, प्रवार एवं क्रोध। ठीक है दोस्तों,
प्रवार और मेंटल और कोर को भी, ये भी गलत हो जाएगा। ऊपरी कोर और निचला कोर, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। ऊपरा ऊपरी कोर और निचला मेंटल, और ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार। प्रवार का मतलब दोस्तों मेंटल होता है। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 20 का। ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 में दोस्तों गुटेनबर्ग असभ्यता। जैसे दोस्तों इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है, और ये है क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया दोस्तों, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, ठीक। ये दोस्तों जो क्रस्ट है इसको दो भागों में बांटते हैं, कौन? कमर यानी कॉन्ड्राल, ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं। और ये मेंटल है, मेंटल को भी दो भागों में बांटता है, ठीक, मोह से बदता और से रेप्टी, ठीक है, कमर जीएल, ठीक है दोस्तों, कमर जीएल होता है दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों गुटेनबर्ग असभ्यता परिवार एवं कोड से संबंधित है, ठीक है, परिवार एवं कोड से, जैसे दिया दोस्तों परिवार एवं कोड से संबंधित है। परिवार बोले तो मेंटल व क्रोध से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित मेंटल तथा क्रो को गुटेनबर्ग असभ्यता कहलाती है। इसका घनत्व अचानक 5.5 से बढ़कर 10 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। गुटेनबर्ग जो है इसकी असभ्यता बढ़ के इतना हो जाती है। क्रस्ट और मेंटल की सीमा पर मोह सभ्यता पाई जाती है। क्रस्ट और मेंटल, मोह सभ्यता जैसे क्रस्ट हो गई जैसे पृथ्वी है, क्रस्ट और मेंटल, तो ये मोह सभ्यता, ठीक, मोह सभ्यता है। कमर की बात करेगा दोस्तों तो ये ऊपरी और निचली क्रस्ट को, ठीक है, कॉर्नर बांटता है। और बाह्य एवं आंतरिक मेंटल के बीच 700 किलोमीटर गहराई पर रेप्टी पाई जाती है। बाह्य एवं आंतरिक मेंटल रेप्टी पाई जाती है, बाह्य आंतरिक मेंटल में रेप्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भूमि के अंदर जाने पर, जैसे आप भूमि के अंदर जाने पर औसत गहराई पर 1 से 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है, कितने मीटर पे? यानी कि 32 मीटर पे जाएंगे आप तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी भूमि के अंदर। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों व्याख्या दिया, भूपटल से भूगर्भ की ओर, यानी भूपटल है दोस्तों, फिर जाने पर गहराई के साथ सामान्यतः प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान में वृद्धि होती है। हालांकि गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर बढ़ती जाती है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण, भूगर्भ में जो भूगर्भ है उसमें तापमान वृद्धि का कारण क्या है? भूगर्भ में तापमान क्यों वृद्धि होता है? दबाव एवं रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। भूगर्भ में दोस्तों दबाव बहुत ज़्यादा होता है और रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उनका विखंडन होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये तापमान होता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त किया जाता है। उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, ठीक है, ऊंचाई को व्यक्त करता है। कथन दिया है दोस्तों, इसको देखना है। तो अब 2 देखते हैं। पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहलाता है? उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों, विस्तार को प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए एक बार और देखते हैं दोस्तों। पहला उच्चावच, जो ऊंचा और नीचा होता है दोस्तों उसको उच्चावच कहते हैं, जैसे ऊंचा और नीचे को उच्चावच। भूदृश्य में कहा, भूदृश्य में
लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। किसमें? भूदृश्य में। भूदृश्य मतलब पृथ्वी के दृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है, जैसे ऊंचाई और निचाई को व्यक्त करता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीचा स्वरूप स्थलाकृति कहलाता है। सही है दोस्तों। पृथ्वी है, उसकी ऊंचाई या नीचा हो तो स्थलाकृति ही होगी। ठीक है। उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों इसका 22 का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं के बारे में पूछा है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल का है, ये तो सत्य है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सियाल से। ठीक है। सागर तल सीमा से बना है, जो सागर तल यानी महासागर सीमा से बना है। ठीक है दोस्तों, ये भी सत्य है। सियाल सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, ये तो दोस्तों गलत है, क्योंकि सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों डी सही नहीं होगा, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही है। ठीक है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। सियाल जो है दोस्तों सीमा के ऊपर तैरता है, न कि सीमा सियाल के ऊपर। ठीक है। शेष महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 केंद्रीय समकेंद्रीय परतों में विभाजित किया, जिनमें सियाल सीमा नहीं थी। ठीक है। शेष महोदय ने इसको लिख किया। तरल, जैसे दोस्तों कह रहा है, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो निकिल कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे आंतरिक में तो यही है ना निकिल, पर पट्टी तो ऊपर हो जाएगी। सीमा सियाल भी ऊपर ही हो जाएगा, सीमा मेंटल को कह लेते हैं। तो दोस्तों यही तो है। देखिए आइए दोस्तों की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और आंतरिक परत को निकिल कहते हैं। ठीक, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसे बैरी स्फीयर भी कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि बैरी स्फीयर अन्य किस परत को कहते हैं? ठीक, तो बताओ भैया किसको कहते हैं? तो क्रोड को कहते हैं। बैरी स्फीयर को क्रोड को कहते हैं। ठीक है, बैरी स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं? ठीक, पृथ्वी के कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी ऊपरी कोर, ऑप्शन सी परपटी, ऑप्शन डी आंतरिक कोर। ठीक है दोस्तों, आंतरिक कोर। तो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मेंटल। तेरा पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? लोहे और मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं, तो मेंटल में होते हैं। मेंटल में क्रस्ट मेंटल कोर। लोहे में मेंटल में लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं, क्या मेंटल में? ठीक है, इसकी व्याख्या देख देना। मेंटल में लोहे मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं, किसमें? मेंटल में। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, अब दोस्तों पूछ देगा नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। ठीक, जैसे मोह असभ्यता से लेकर 200 किलोमीटर गहराई तक, हाँ 200 से 700 किलोमीटर गहराई तक, 700 से 29 किलोमीटर गहराई तक। भूपटल यानी क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। कह रहा है भूपटल क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग, जैसे क्रस्ट है हो गया ऊपर, और जो मेंटल है मेंटल का ऊपरी भाग, दोनों मिला के स्थलमंडल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो ऊपरी भाग है मेंटल का उसी के ऊपर स्टेनोस्फीयर तैरता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन हो गया है 25। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 26। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है? मेंटल की मोटाई कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर है।
ठीक है दोस्तों, मेंटल की मोटाई, क्योंकि दोस्तों ये है पृथ्वी, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, यहाँ 700 से 2900 मेंटल पाया जाता है। फिर इसके नीचे 2900 से 6371 में कोर पाया जाता है, तो 2900 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर पाई जाती है। पृथ्वी के समस्त आयतन का, पृथ्वी है उसके समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का लगभग 65% भाग मेंटल में व्याप्त है। ठीक, मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व 3 से 3.5 एवं निम्न भाग का घनत्व 4.5 से 5.5 होता है। मेंटल की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो घनत्व होता है, ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों ये बढ़ता है। ठीक है, तापमान भी बढ़ता है। ठीक है, तापमान भी बढ़ेगा और ये घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पृथ्वी के निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? आंतरिक कोर ही तो सबसे ज्यादा गर्म होगा दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों की व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक कोर भाग सर्वाधिक गर्म है। कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसे बैरी स्फीयर कहा जाता है। कोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बैरी स्फीयर से, कोरा अबैरी। ठीक, कहा जाता है। यह मुख्यतः निकिल और लोहे द्वारा निर्मित है, अतः इसे निफे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोर को 2900 से 5100 किलोमीटर तक की गहराई तक का भाग तरल अवस्था में है। ठीक, जिसको बाह्य कोर कहते हैं। 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग ठोस में है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कोर का अधिकतम तापमान, कोर का एकदम तापमान कुछ है 5500 डिग्री सेल्सियस का घनत्व 13 होता है दोस्तों। कोर की बात कर रहा है, एकदम कोर जो नीचे पाया जाता है यहाँ पे 5500 है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? पृथ्वी की सबसे पतली परत को तो परपटी ही कहेंगे ना, ये तो कोर नीचे ही हो जाएगा, ये नहीं होगा ऊपरी कोर भी, मेंटल भी, ये भी नहीं होगा, ये तो ऐसे ही कट गया सब, तो ये परपटी होगा। ठीक है दोस्तों, आज उसकी व्याख्या करते हैं। भूपर्पटी यानी क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है, जिसकी मोटाई, औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। कितना? 30 किलोमीटर। अब पूछ देगा भूपर्पटी या क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है, जिसकी औसत मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है, महाद्वीपीय भाग में, जबकि महासागरीय भागों में मात्र 5 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, क्रस्ट मुख्यतः 2 भागों में विभक्त है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, जो क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट के बारे में देखते हैं, जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। ऊपरी क्रस्ट में ग्रेनाइट की चट्टानें मुख्यतः पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक, ऊपरी क्रस्ट में कौन सी चट्टान पाई जाती है? ग्रेनाइट। ठीक, जिसके ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं इसकी निचले क्रस्ट के बारे में दिया है दोस्तों। इसमें बेसाल्ट चट्टानों को अविच्छिन्नित परत पाई जाती है, जिसके द्वारा महासागरीय बेसिनों का निर्माण होता है। ठीक, बेसाल्ट पाया जाएगा निचली क्रस्ट में, बेसाल्ट, और ऊपरी में ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट से बनेगा वो महाद्वीप का निर्माण करेगा, और जो बेसाल्ट से बनेगा वो महासागर का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार बताइए। क्रस्ट, मेंटल तो दोस्तों कितना है इसकी? पहली बात तो दोस्तों ऑप्शन डी कट हो जाएगा, 9 ये तो है ही नहीं, मेंटल की बात कर रहा है। 3 से 3.5 ये तो क्रस्ट का हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट का हो जाएगा।
अगर इसको देखा जाए, कह रहा है कि इसकी मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी या सी में सही है दोस्तों। आप उन दोस्तों बताइए कौन सा सही है, एक बार कमेंट करके। तो मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार कितना है दोस्तों, घनत्व के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 3.2 से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 3.2 से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेंटल के ऊपरी हिस्से की। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार, मेंटल है ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार 3.2 से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर है। ठीक है, मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार 3.2 से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, मोह असभ्यता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। 2900 तक में मेंटल ही पाया जाता है। पृथ्वी के समस्त आयतन का, पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% एवं द्रव्यमान का 68% मेंटल है। 68% मेंटल है। मेंटल के ऊपरी भाग, मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व 3 से 3.5, निम्न भाग, ये ऊपरी भाग पूछा है दोस्तों, इसीलिए 3 से 3.5 और भाग निम्न भाग 5 से 5.5 होता है, 4 से 5.5 होता है दोस्तों। दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया है कि ऊपरी दिया है, मेंटल के ऊपरी हिस्से का, ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार पूछा है। ठीक है, तो ये दोस्तों 3.5 हो जाएगा। अगर यही निचला पूछता दोस्तों तो ये हो जाता। ठीक है, 4 से 4.5 से 5.5 तक होता है निचले मेंटल का। ठीक है दोस्तों, और ऊपरी मेंटल का तो 3.2 से 3.5 होता है दोस्तों। ठीक है, 3 से 3.5 होता है, और एक्स का 4.5 से 5.5 ऊपरी निचले मेंटल में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार 3 से 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर था। मोह से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक मीटर का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% मेंटल है। मेंटल को ऊपरी भाग का घनत्व 3 से 3.5 है, और निचले का 4.5 से 5.5 है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथन का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कूट को चुनिए। बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 है, ये तो सही है दोस्तों। भूपृष्ठ प्रवार से गुटेनबर्ग असभ्यता द्वारा पृथक किया जाता है। गुटेनबर्ग भूपृष्ठ प्रवार, भूपृष्ठ प्रवार, भूपृष्ठ मतलब क्या दोस्तों, गुटेनबर्ग असभ्यता द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसका और देखते हैं, चौथा देखते हैं। प्रवार कोर यानी कि मेंटल और कोर सीमा के सहारे पील लहरों का वेग में अचानक वृद्धि होती है। ठीक है, इसके प्रवार यानी कि मेंटल और कोर सीमा के सहारे पी लहरों की वेग में अचानक वृद्धि होती है। पी जो लहर है दोस्तों, अचानक वृद्धि हो जाती है कब, मेंटल और कोर के सहारे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। पृथ्वी का आंतरिक कोण गलित अवस्था में पाया जाता है। आंतरिक कोण गलित अवस्था में, बाह्य आंतरिक कोण का आंतरिक कोण बाह्य अवस्था में नहीं है, आंतरिक भाई ठोस अवस्था में है। ठीक, बाह्य कोण तरल अवस्था में है, इसीलिए यहाँ यस तरंग नहीं जा पाती है, लुप्त हो जाती है। तो इसका 4 गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब एक सही है तो एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 भी तो सही है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में
सुएज के विचार सर्वाधिक सही माने जाते हैं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सुएज के विचार सर्वाधिक सही माने जाते हैं। सुएज के अनुसार भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.9 है। आधुनिक मत के अनुसार ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचले क्रस्ट का 3 माना गया है। इसमें सुएज के अनुमान सर्वाधिक उपयुक्त लगते हैं, अतः प्रथम कूट सही माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सही है। दूसरा कह रहा है गुटेनबर्ग असभ्यता जो है, गुटेनबर्ग असभ्यता निचले मेंटल और बायपोर के बीच पाई जाती है, अतः यह कूट गलत है। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो ये सही है। क्रस्ट है कि निचले आधार में भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, ये सही है। आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक जन मतों के अनुसार अंतरतम यानी कोर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बाह्य अंतरतम तरल अवस्था में और आंतरिक अंतरतम ठोस अवस्था में है, अतः यह कूट भी गलत है। ऐसे देखा जाए तो सही है, आंतरिक ठोस अवस्था में ही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन द्रव्यमान पाया जाता है। तो दोस्तों ये तो पता ही है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है मेंटल में पाया जाता है। आयतन कितना 83% पाया जाता है और द्रव्यमान 68% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में व्याप्त है। ज्ञातव्य है कि मेंटल की मोटाई जो होती है, मेंटल की मोटाई पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास के आधे से कम है। ठीक, अर्धव्यास से आधे से कम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, 31 क्वेश्चन रखते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें दोस्तों। और दोस्तों अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें, ताकि जो भी मतलब त्रुटियाँ हो, कमियाँ हो दोस्तों आप बताएं तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।